Hi, I am your host Shreya Gupta and I am a student of Surgeon College of Design. Today we had a very special guest, Mr. Vaibhav More, founder and director of Vaibhav More Films. He had a huge experience of 22 years. We had so many discussions about his career, his growth, his experience and a lot more. I hope you will enjoy this podcast. पपाय द सेलर से आयरन मैन के ट्रेलर तक, टॉम एंड जेरी से उड़ने वाली स्ट्रॉबेरी तक, बोलने वाली ट्रेनों या बोलने वाला हाथी, सब कुछ एनिमेशन है। डोरेमोन का हाथ कब उठेगा, वो गैजेट कब निकालेगा, शिनचैन ऐसे कब करेगा, सब कुछ एनिमेशन है। और ये एनिमेशन करते हैं हमारे आपके जैसे लोग जो किसी भी चीज़ में जादू डाल देते हैं। हाय, आई एम श्रेया गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मोटिवेशनल एनिमेकर्स एंड आज हमारे साथ एक दिग्गज कलाकार हैं मिस्टर वैभव मोरे। हाय सर। Hi everybody, my name is Vaibhav More and I am an animation director and I have a small little studio in Navi Mumbai and the studio name is Vaibhav More Films and we do a lot of short format, experimental animations, ad films, promos and let's see what we have today to discuss. शुरू से शुरू करते हैं सर, आपने ड्राइंग कब स्टार्ट किया? जितना मुझे याद है, आई रिमेंबर माई मदर टेलिंग मी कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई स्कूल इन माई जूनियर KG आई वॉज ऑलरेडी ड्राइंग ऑन द फ्लोर। मैं दीवारों पे ड्राइंग कर रहा था और एक इंसिडेंस मुझे याद है। ड्राइंग की पहले इंस्पिरेशन कहाँ से मिले मैं आपको बताता हूँ। मेरे मामा जी एंड माई मदर बोथ वर प्रीटी गुड इन ड्राइंग। दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था और मेरे मामा जी एक कंपनी में काम करते थे तो वहाँ से वो कलरफुल चॉक लेके आते थे एंड मी एंड माई मदर एंड माई मामा जी हम लोग फ्लोर पे बचपन में ड्राइंग करते थे। तो माई मदर यूज़ टू टीच मी हाउ टू ड्रॉ एलिफेंट, हाउ टू ड्रॉ अ फ्लावर। सो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई थी और जब मैं पहली बार स्कूल में गया तो आई स्टार्टेड ड्राइंग एवरीवेयर। तो द फर्स्ट कंप्लेंट दैट केम टू माई हाउस वॉज कि योर किड इज़ ड्राइंग एवरीवेयर, सो लेट्स डिसिप्लिन हिम इन अ वे। तो हमारी जो टीचर थी, आई रिमेंबर नेम, राजन मिस, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली एक ब्लैक बोर्ड, एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनवा के उन्होंने मुझे दिया था कि आप यहीं पे ड्रॉ करो और कहीं आपको ड्रॉ नहीं करना है। सो एवरी डे आई यूज्ड टू गो एंड ड्रॉ something or the other, whatever I would feel, and then they would keep that in the entrance of the class. तो वो मेरा पहला मेमोरी है कि मैं कुछ ड्रॉ करता था। मेरे को एक छोटा सा बोर्ड दिया था, वहाँ पे मैं ड्रॉ करके मैं वो एग्जिबिट करते थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे एलिफेंट सिखाया था ड्रॉ करने के लिए और मैंने पूरा ड्रॉ करके वो उन्होंने वो बोर्ड लगा दिया वहाँ पे और मैं घर पे आ गया और मुझे याद आया कि आई फॉरगॉट टू ड्रॉ द टेल ऑफ द एलिफेंट। तो नेक्स्ट डे मैं गया और पहला चीज़ मैंने वो एलिफेंट का टेल उधर पहले कंप्लीट कर दिया उसको। सो दैट इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग एंड देन सो ऑन। फिर मैं ड्राइंग में काफ़ी स्कूल में टिल द टाइम आई रीच्ड माई सेकेंडरी आई थिंक आई हैड ऑलमोस्ट 135 awards in drawing only. And I passed my elementary and my intermediate. I think I cleared it in 5th or 6th grade with A+. So nice. There and then it was decided that he's good in drawing. So बस वही मेरी शुरुआत थी। आपने कब डिसाइड किया कि आपको क्रिएटिव फील्ड में एंटर होना है? जब मैं 8th, आई थिंक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मेरे पिताजी ही इज़ अ फिज़िक्स प्रोफेसर, ही इज़ अ रिटायर्ड फिज़िक्स प्रोफेसर। सो हमारे पिताजी के क्लोज फ्रेंड है प्रोफेसर जोगदंड, ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर। तो घर पे जब आना जाना होता था तो मेरे पिताजी ने उनको मेरे ड्राइंग्स दिखाए थे एंड ही हैड टोल्ड मी दैट प्रोफेसर जोगदंड इज़ ऑल्सो गुड इन ड्राइंग। तो हमने अंकल के घर पे भी गए थे हम, तो उनका ड्राइंग देखा वहाँ पे। सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड।
So Professor Zogdan, when he saw my small little sketches, he told my dad that आप इनको JJ स्कूल ऑफ आर्ट में ज़रूर एक बार लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग का कोर्सेज होता है. और अगर आपको किसी को पता नहीं है तो सर JJ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फाइन आर्ट स्कूल. तो पहली बार 8th स्टैंडर्ड में मेरे फादर मुझे वहाँ पे लेके गए थे, और जब मैंने देखा कैंपस में सब बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, स्कल्पचर बना रहे, एंड द कैंपस वाज वेरी ब्यूटीफुल, हरा भरा कैंपस VT स्टेशन के सामने. सो देयर एंड देन आई थिंक आई डिसाइडेड कि मुझे तो यही करना है. एंड ऑफ कोर्स उस उम्र में आपको पता नहीं होता क्या करना है, बट इट वाज बिकॉज ऑफ माय फादर्स फ्रीडम दैट ही गेव मी, एंड he was the one who took me to the Jahangir Art Gallery. And of course my mother also insisted कि इसको ड्राइंग करने दो, अच्छा करता है. So there and then it was decided in my 8th standard. And when I came back from that visit, next day itself I was doing drawing every day dedicatedly. And not that I was very good in drawing, but I was dedicated enough to decide that मुझे तो जाना JJ स्कूल ऑफ आर्ट में ही है. तो वहीं पे डिसाइड हुआ था, और उसके आगे की जर्नी फिर बाद में बहुत अलग है, वो मैं बाद में मैं बताऊंगा आपको. सर कभी ये चेंज नहीं हुआ, मतलब उस एज के बच्चों का बार बार चेंज होता है, 9th तक 10th तक ये डिसाइड नहीं हो पाता आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, किस फील्ड में जाना है. आप इतना कैसे मतलब फिक्स्ड थे कि नहीं यही करना है? फिक्स्ड तो ऐसा था कि बिकॉज आई हैव ऑलवेज लाइक्ड ड्राइंग, और जब मुझे पता चला था कि ये कॉलेज में सिर्फ ड्राइंग सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था कुछ और करना. हालांकि आई वॉज वेरी गुड क्रिकेटर, सो आई हैव प्लेड फॉर मुंबई अंडर-16 फॉर 2 years. तो ये था कि आई वुड इधर गेट इनटू स्पोर्ट्स, सम कॉलेज दैट कैन टेक मी इनटू स्पोर्ट्स, या तो था कि आई वुड जस्ट एंजॉय एंड डू व्हाट आई लव टू डू. And again, like thanks to my parents, both of them, who thought कि चलो इसको करने दो, जो करना है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. एंड मेरे फैमिली में ऐसे कोई प्रायर आर्ट बैकग्राउंड प्रोफेशनल कोई भी नहीं था. सो इट वाज काइंड ऑफ अ रिस्क एंड अ इनोसेंट डिसीजन दैट कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मुझे यही करना है. सो माई पेरेंट्स वर काइंड इनफ टू रिस्पेक्ट दैट, एंड आई थॉट आई कुड डू समथिंग, तो मैंने कर लिया बस. बहुत अच्छा है ये, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं और साथ में पेरेंट्स भी उनका साथ दें. हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट गाइड्स. तो वो जो आप अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो उसके आगे फिर आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन है. सो आई थिंक इवन इफ आई वॉज इन सम अदर, एंड सिंस माई फादर वॉज अ प्रोफेसर एंड ही न्यू साइंस कॉमर्स आर्ट्स के फ्यूचर क्या होते हैं, एंड आई थिंक ही समहाउ फिगर्ड आउट कि इसको ये सब तो शायद नहीं होगा उससे, उसको पसंद नहीं है. हालांकि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई स्कोर्ड अबव 75 व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड, बट स्टिल आर्ट तो ऐसा था कि पैशन ही हो गया था तब तक, तो वो डिसाइड कर लिया था. या सर एक परसेप्शन है कि सारे के सारे आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट होते हैं, मीम्स बनते हैं कि आर्टिस्ट तो बात ही नहीं करते, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते. आप कैसे थे बचपन में, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था. अभी भी हूँ. सी दैट इज़ अ जनरल परसेप्शन. व्हाई इज़ एन आर्टिस्ट एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि अगर समझो कोई, इफ देयर इज़ अ सिंगर और अ पेंटर और एनीबडी हु इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड इन वन पर्टिकुलर थिंग, वो अपने आप को उस माहौल में रखना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, तो वो अपने आप लोगों को इंट्रोवर्ट लगने लगता है. है ना, क्योंकि ही डजंट वांट टू गेट डिस्टर्ब. तो एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू आर फोकस्ड इन डूइंग समथिंग, पीपल थिंक ही इज नॉट टॉकिंग, ही इज जस्ट सिटिंग डूइंग समथिंग, बट ही इज फोकसिंग ऑन हिज वर्क. सो ऑफ कोर्स for the world it might feel that I was introvert, but I think I was pretty extrovert. मैं काफ़ी शरारतें करता था, काफ़ी मस्ती, और मेरा बचपन बहुत ही एकदम मैंने बचपन पूरा एंजॉय किया है मेरे लाइफ का. सो पेड़ों पे चढ़ना, क्रिकेट खेलना, कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलना, कबूतर पकड़ना, सब कुछ जो एक आम बच्चा पहले करता था 80s में,
वो मैंने सब एंजॉय किया है। दिन भर हम लोग ग्राउंड पे रहते थे और हमारे टाइम पे लकीली इंटरनेट और टीवी की इतनी सुविधा ही नहीं थी, सो वी हैड लॉट ऑफ टाइम टू डू रिसर्च एंड R&D इन द वर्ल्ड। तो हम लोग काफ़ी खेलकूद, हमारा छोटा ग्रुप था जिसमें हम बहुत खेलकूद करते थे। तो स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग वाज माय लाइफ, और घर पे आना फिर वही खाना पीना मस्ती फ्रेंड्स। तो आई वाज प्रीटी एक्सट्रोवर्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत सारे लोगों का ड्रीम स्कूल है सर जहाँ से आप पढ़े, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। आपने वहाँ पे क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस थे इनिशियल टाइम में एज अ फ्रेशर? राइट, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स वैसे अभी पता नहीं कितने लोगों को पता है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट government recognized institution for arts, and not only for painting, sculpture, textile, advertising and architecture. So JJ as a institute gives you an amazing experience and exposure, जहाँ पे आपको आपके जैसे आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड बच्चों के साथ आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और फैकल्टीज़ वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं शायद, पता नहीं मुझे। आई डोंट वांट टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, बट ऑनेस्टली ड्यूरिंग माई टाइम इट वॉज अ 5-year डिग्री कोर्स। 5 years. सो 5 years इज़ अ बिग टाइम ऑफ योर लाइफ। सो जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, सो आई गॉट स्कॉलरशिप फॉर 2 years बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। और उस टाइम पे अराउंड अबाउट 3,500 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए आते थे, और उसमें से दे वुड सिलेक्ट 105 स्टूडेंट्स पर बैच, वन बैच अ ईयर। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वाज सिलेक्टेड, एंड फर्स्ट couple of years was amazing, that I can say. I made good friends, I enjoyed the campus, I met some really good fantastic artists, and the later part, the second last year was where it was an eye-opening experience. तो वो experience, I'm still carrying that experience with me. So basically by the time you reach your 3rd year 4th year, आपको आपका स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। तो आई स्पेशलाइज्ड इन ड्राइंग, इलस्ट्रेशन। सो देर आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस which is photography, visualization, exhibition display, and photography, and couple of more, typography. So I selected illustration as my specialization, and as you start mastering your art, धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है, या आप सोचने लगते हैं कि अब इस आर्ट को मैं आगे लेके क्या करूँगा, इसका लाइफ में क्या होगा, विल आई बी एबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो वो सब कभी सोचा नहीं था पहले 2-3 साल। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे थोड़ा सीरियसनेस आ गया कि अब क्या होगा, आगे जाके क्या करना है। सो इट वॉज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। बट देन अगेन कॉलेज तो कॉलेज होता है, तो कॉलेज इज़ नॉट the entire life. It can prepare you for the experiences that you're going to encounter in your future. But other than that, it was a good 5 years. I ended up spending 6 years, by the way. I took a year off in my 4th year. Why? So well you can say that I flunked, or I was given a year off by my faculties because of my extrovert behavior. So the college environment was not completely friendly all the time. There were a few toxic events here and there. But it was a good experience. 1999 was the year when I took a year off from my college, and so I started applying for jobs. I started experiencing. I started doing internships. And we will talk about that in the coming question. So but the college experience was overall good experience. I got a good degree. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से, कोई 3 लर्निंग्स या कोई स्पेसिफिक चीज़ें जो आपने वहाँ से सीखी, ऑफ कोर्स मतलब एकेडमिक्स को छोड़ के? ऐसे तो कोई I cannot say if there are 3 specific learnings that I have got from the college, but
all in all, what I learned was, first thing is you really need to work hard in whatever area you work in. May it be animation, may it be VFX, may it be any other profession. If you're not dedicated enough to put all the efforts that you can put in a day and do that for a consistent amount of time, you are never going to be an achiever, or you're never going to achieve something. So what I learned was that the hard work is more important than the talent, right? So as an artist, you are always little proud of your talent, but talent doesn't take you too far away. You need to have enough dedication. So that was the first learning, that I saw a lot of successful seniors who were not so good in their work, but they were achieving success because of their hard work, dedication, and of course whatever talent they had. So that was one of the first learnings, is that you need to put in the hours, you need to work hard, you cannot take it lightly, especially in a city like Mumbai and a field like filmmaking or animation. आपको समय डालना बहुत ज़रूरी है. आप को जितना समय मिले दिन में, उतना कम पड़ेगा इस फील्ड के लिए. तो आजकल के ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मोबाइल फ़ोन, और बहुत सारा चीज़ आपको फ्री में मिल जाता है. तो वो एक लर्निंग था कि हमारे टाइम पे ना गूगल था, ना यूट्यूब था in 1999 2000. So it was a lot of self teaching. So self teaching was the second learning, that you need to work hard, but at the same time you need to teach yourself. You can't wait for somebody to come and teach you. ये हमारे यहाँ पे कल्चर में बहुत ये है कि कोई तो गुरु मिल जाए, कोई तो हमको राह दिखाए, या बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हमको कोई मिला नहीं इसलिए हमने कुछ किया नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला. हाँ, तो मिला नहीं इसलिए किया नहीं, ये तो बहुत गलत definition है for not doing something in life. So self teaching is something that is very important. Even in today's age, you have to self teach yourself. You can't depend on others to teach you. And thirdly is the consistency that you maintain. I can put that in the third, but it's most important, is the consistency of effort, consistency of hard work, consistency of dedication in whatever you do. Any job that you do, you have to maintain a consistency for a certain amount of period. एक आपके जो अर्ली 20s होते हैं, या लेट 20s या अर्ली 30s, you have to maintain that pace of work. तो consistency is very important. So hard work, self teaching, and the consistency that you maintain. I think that is couple of things, if I want to put it in three main points. There are many others, but yeah. सर, जैसे आपने बोला कंसिस्टेंट रहना चाहिए, काफ़ी बच्चों के लिए बहुत टफ होता है डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंट रहना. तो आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे रहना चाहिए कंसिस्टेंट? सी ये तो ना आपका खुद का प्रायोरिटी है लाइफ का. अभी तो बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू. पहला चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, सारे श्रोताओं को, जिसको भी कुछ करना है लाइफ में, फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड अ गोल, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू लाइक टू डू. ओके, जिस दिन आपको पता चलेगा ओके आई लाइक टू डू दिस, ये मुझे ये करना पसंद है, उसके बाद फिर आता है कि मैं इसको कैसे करूँ, और कैसे करूँ अगर ये समझ में आए, उसके बाद फिर आपको उसको डिसिप्लिन से करना है. डिसिप्लिन इज़ अ हैबिट दैट यू हैव टू क्रिएट. तो वो छोटे छोटे चीज़ों में से डिसिप्लिन आपका क्रिएट हो सकता है. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज टाइम. टाइम सिर्फ आपका नहीं, दूसरों का भी. जब आप किसी को एक टाइम देते हो, कोई भी चीज़ हम करेंगे उस टाइम पे, या मुझे ये चीज़ ये टाइम में करना है, उसको करने के लिए आपको पहले सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, अ रिस्पेक्ट फॉर टाइम. ओके, वंस यू अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर टाइम. जैसे हमारे मुंबई में अगर हम किसी को भी आप आके पूछोगे कि यहाँ से अंधेरी कितना दूर है, तो ये
ये नहीं बोलेगा कि यहाँ से 30 किलोमीटर है, वो बोलेगा कार से जा रहे हो तो 30 मिनट्स है, ट्रेन से जा रहे हो तो 25 मिनट्स। तो वो जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन है वो मिनट्स में होता है, जाने को कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, या वहाँ के कितना दूर है, ये 30 मिनट्स दूर है। सो दिस शोज योर वैल्यू फॉर टाइम। जिसको वैल्यू फॉर टाइम नहीं हो वो बोलेगा लेफ्ट लो, राइट लो, सीधा लो। सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन, देन कम्स मेंटेनिंग ऑफ दैट डिसिप्लिन। ठीक है, और वो मेंटेनिंग आप तभी कर सकते हो जब रोज आप सुबह उठ के अपने आप को याद दिलाओगे कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पहले जब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करो अपने आप को। आज के ज़माने में एक्सप्लोरेशन इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। आज यूट्यूब है, गूगल, एवरीथिंग इज़ देयर, वे हर एक सब्जेक्ट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले ये 4-5 चीज़ें ढूंढ के निकालो जो आपको एक्साइट करती हैं, और फिर अपने स्किल सेट को उस तरीके से डेवलप करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को हम एक दिन में परफेक्ट नहीं कर सकते, हमको उसको कंसिस्टेंटली एक टाइम तक करना है, तभी जाके हम एक लेवल तक अचीव कर सकते हैं हमारा स्किल। एंड हमारा जो प्रोफेशन है वो स्किल बेस्ड है, राइट। हम लोग स्किल को, अपने स्किल को ये करते हैं। तो स्किल तो एक दिन में तैयार नहीं होता। उसकी नॉलेज आपको एक दिन में मिल सकती है, बट उसका जो मास्टरी है उसको आपको एक कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम 2 years 3 years आपको डेडिकेट करना है। इट्स लाइक अ तपस्या, एंड मोर यू एंजॉय द तपस्या द मोर आउटपुट यू गेट। सो कंसिस्टेंसी विल कम विथ रिस्पेक्ट फॉर डिसिप्लिन एंड टाइम, ये मैं बोलना चाहूँगा। सर, आपको प्लेसमेंट कैसे मिला था? मतलब फर्स्ट जॉब कैसी लगी थी आपकी? या तो कॉलेज से मिला था या आपने खुद अप्रोच किया था? वेल सी, देयर आर 2-3 थिंग्स। मेरी जो कॉलेज की डिग्री थी वो 5 साल की थी, और मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं 5 साल के बाद जॉब ढूंढूं। फर्स्ट थिंग वाज दैट, ठीक है। सेकेंडली वाज आई न्यू दैट by the time I reached my 3rd year 4th year, I knew I had to do something, there was an urgency to do something. So my first job, official first job I got in my final year exhibition, जब हमारे सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के काम एग्जिबिट किए जाते हैं, एंड देन लॉट ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स दे कम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, फ्रॉम फिल्म, फ्रॉम फोटोग्राफी, लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स कम, कंपनीज कम, एंड देन दे इवेल्यूएट योर वर्क, और अगर किसी का काम अच्छा लगे तो फिर उनको हायर किया जाता है। सो हमारा एग्जीबिशन जो होता था, एनुअल एग्जीबिशन, वो 2 हफ्ते का होता था, और उन 2 हफ्तों में कुछ लोगों को मिल जाते थे जॉब्स, कुछ लोगों के पेंडिंग रह जाते थे। सो आई वॉज नॉट सो अफ्रेड ऑफ जॉब, फाइंडिंग अ जॉब। आई वॉज मोर वरीड अबाउट वेदर आई विल बी एबल टू डू व्हाट आई लाइक टू डू। फॉर्चुनेटली फॉर मी, MTV जो चैनल है, अगर आपको पता होगा, तो MTV के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे साइरस ओशीदार, वो हमारे एग्जीबिशन में आए थे। एंड मैं वैसे तो ज़्यादा एग्जीबिशन हॉल में इंटरेस्टेड नहीं था, आई वॉज सिटिंग इन माई कैंटीन, और सो साइरस केम एंड ही सॉ माई स्मॉल लिटिल आर्ट वर्क दैट आई हैड डन, सम स्टोरी बोर्ड, एंड देन आई वॉज इन्वाइटेड, आई वॉज कॉल्ड। दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई एग्जीबिशन, एंड उसी दिन मुझे जॉब मिल गया, एंड दूसरे दिन मैं ऑफिस में था। उसी दिन मैंने रात भर काम किया। फिर वो कंपनी ने एक टी-शर्ट दिया था, वो टी-शर्ट पहन के मैं दूसरे दिन कॉलेज में आया था। आई स्टिल हैड माई कॉलेज फ्यू डेज टू फिनिश। सो कॉलेज में काफ़ी फिर अप्रिसिएशन मिला और सब लोग खुश हुए, बट उसके पहले मैंने काफ़ी जॉब्स किए थे छोटे छोटे। सो इंटर्नशिप्स वगैरह? हाँ, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप किया था विदाउट पेमेंट। Of course, most of the internships are without payment. So, because you don't have any skill, तो आपको सीखना है बहुत सारा। और जो कॉलेज लाइफ होता है, कॉलेज का आपका जो एजुकेशन होता है, और जो रियल लाइफ वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अलग होता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने वो सीखा। आई वॉज डूइंग कैरिकेचर्स एंड इलस्ट्रेशंस फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। और उसके पहले भी आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनिंग वॉज अ big fad at that time, so I was working as a freelance web designer. I was also doing freelance illustrations and storyboards.
तो पैसों के लिए नहीं करता था मैं, बट एक जनरली एक सीखने के हाँ एक उत्सुकता होती है ना आपको कि यार मुझे ये भी करके देखना है। तो मुझे एक एक्सपीरियंस याद है, आई वॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम समबडी, हमारे कैंटीन में फ़ोन होता था एक, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के कॉल आते थे। तो वो वहाँ पे फ़ोन करके एजेंसीज पर कोई आर्टिस्ट है क्या, उसको भेज सकते हैं क्या, हमको कुछ होर्डिंग बनाना है, कुछ पोस्टर बनाना है। तो वहाँ पे कैंटीन में बैठे बैठे किसी ना किसी को भेज दिया जाता था हमारे कॉलेज से। सो आई रिमेंबर मुझे एक एड फिल्म का स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए मुझे एक एजेंसी में भेजा था, एंड आई टुक माई फ्रेंड अलॉन्ग विथ मी, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो हम लोग वो एक मरीन ड्राइव पे बहुत बड़ा ऐसा एक टावर है एयर इंडिया का, वहाँ के 17th-18th फ्लोर पे एक बड़ा एजेंसी है लिंटास, लोव लिंटास। तो उसके एलिवेटर में हम ऊपर जा रहे थे, तो फर्स्ट टाइम वो एलिवेटर का एक्सपीरियंस, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, सो एलिवेटर में जाना, फिर वो बड़े ऑफिस को देखना, फिर सब क्रिएटिव लोग बैठे हैं टैटू वैटू करके। तो उनसे हमने ब्रीफ लिया, उन्होंने कहा कि आप कल स्टोरी बोर्ड आके सबमिट करो। हमने कहा यस यस। फिर वापस लिफ्ट में नीचे उतरते वक्त मेरे जो फ्रेंड है उसने मेरे को बोला कि तेरे को समझा गया क्या ब्रीफ है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझा, तुझे सब कुछ समझ गया। मैंने कहा मुझे भी कुछ नहीं समझा, लेट्स गो टू द कैंटीन, लेट्स रीड द स्क्रिप्ट अगेन, लेट्स, बट आई बिहेव्ड लाइक अ प्रोफेशनल। I never said no, I can't do it. I said no, I'll do it. Tomorrow morning I'll submit it. So I did the job, I submitted it in the morning. It was approved. I got paid for it. The same went for the other jobs also. There were a couple of jobs that I did for some fashion magazine. So it was good experience. So 400, 500, 800 रुपए मिलते थे हमको, और वो बहुत valuable वो experiences थे मेरे life के. But the first job was, of course, when the creative director of MTV hired me for a small company who was collaborated with MTV kind of thing. So that was my experience, yeah. वैभव मोरे फिल्म स्टार्ट करने से पहले आपने कहाँ जॉब किया है? वैसे तो I started working since 1998, since my 3rd, 4th year of college. छोटे छोटे जॉब्स बहुत सारे किए थे. So my experience was around about 10-15 years, after which I started my own company. तो 1998 में मैंने जॉब्स करना चालू किया था, बट 2009 में मैंने वैभव मोरे फिल्म्स फॉर्म किया, और उसका रीज़न ये था कि सी आई वर्कड एज अ वेब डिज़ाइनर, आई वर्कड विद टाइम्स ऑफ इंडिया एज अ इलस्ट्रेटर, देन आई वर्कड विद MTV एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर. I worked MTV International also. I went to Dubai for a year. I became a senior producer over there. And simultaneously, I worked for most of the well-known brands like Disney, ZTV. I worked as freelancer for almost every channel and every brand. So, कुछ time के बाद मुझे ऐसा लगा कि now I have enough experience, and now I don't want to work only for money. And now I don't want to be typecast into one kind of image. तो जब MTV में काम करते थे तो वो बहुत ही ओपन कल्चर वाला चैनल था, तो वी कुड एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ स्टाइल्स ऑफ एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड ऑल. एंड देन विद अदर चैनल्स यू हैव टू when you're doing something for kids, you have to make like kids oriented stuff. So I never wanted to typecast myself into one kind of producer or a animator. So that was the reason I thought ki no, I should now officially start providing services to all the clients, so that I satisfy my creative need. I can get to do lot of work of lot of styles, and money whatever would come, but I wanted to form my own hub from where I can provide my services. And touch wood, it just happened. I mean, right from day one, I was doing work for Nickelodeon, Disney, Pogo, and we were doing a couple of small ad films also. And I was experimenting with 2D animation, little bit of 3D animation, and then some paper cutout animation, and then a lot of logo animations, So I was trying to explore myself as much as possible. And that's where I thought कि ये सही decision है. So 2009 I started my own thing, and there were friends and freelancers who came in as and when required.
एंड स्लोली फिर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, एंड नाउ वी आर प्रीटी रिकग्नाइज्ड as a animation and VFX service providing company. Yes. But still we are a boutique studio and I like to keep it that way. नाम के पीछे क्या रीज़न है सर, वैभव मोरे फिल्म्स? मतलब लोग मोस्टली कुछ और नाम रखते हैं, खुद का नाम नहीं इंक्लूड करते हैं कंपनी के नाम में, तो हाँ देखो, अभी ये तो गलत बात है, लेकिन मैं जस्टिफाई करूँगा इस चीज़ को जी। लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि मैंने नाम इतना सिंपल और अपना ही नाम क्यों रखा. When I came back from Dubai, और I was operating under some other name also. So मैंने कुछ नाम फाइनलाइज किए थे अपने स्टूडियो के लिए, बिकॉज उस टाइम पे भी एक ट्रेंड था कि अपने प्रोडक्शन हाउस को ना कुछ ऐसे अजीबोगरीब नाम दो ताकि लोगों को याद रहे. और उस टाइम पे काफ़ी बड़े स्टूडियोज लॉन्च हो रहे थे, जैसे रेड चिलीज, यू नो, एंड डार्क वट एवर, सो मेनी थिंग्स, टॉकिंग डोंकी, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडियोज थे. तो फ्यूचर थॉट प्रोडक्शंस, ऐसे बहुत सारे थे नाम. तो मैंने भी कुछ ऐसे नाम फाइनलाइज किए थे. एंड देन मैं जिनको अपना थोड़ा सा गुरु मानता हूँ, जिनसे मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ देख के, वो वैभव कुमरेश जी हैं, जो इस फील्ड में वो NID पास आउट है और बहुत ही टॉप क्लास एनिमेटर एंड डायरेक्टर है. तो ही इज़ माई गुड फ्रेंड ऑल्सो एंड ही इज़ लाइक अ गुरु. तो जब मैं पहली बार उनके पास गया था कुछ डिस्कस करने, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं अपना स्टूडियो फॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो आप मेरे को बताओ क्या नाम रखना चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ. तो उन्होंने कहा कि वैभव इतना मत सोच, खुद का नाम रख दे बस. तो मैंने उनको बोला कि वो भी आपने रख लिया है, क्योंकि उनके स्टूडियो का नाम वैभव स्टूडियोज़ है. सो उन्होंने कहा अरे हाँ वो तो है. एंड देन ही सेड कि आप ऐसा करो, आप वैभव मोरे फिल्म्स ऐसा पूरा एक नाम लिख दो, ब्रांड लगेगा. सो आई वाज लिटिल दिस थिंग, बट एट द सेम टाइम आई थॉट कि नहीं यार, अभी उन्होंने बोला है तो फिर मैं यही रखता हूँ, अभी सोच के क्या फ़ायदा. आपका रिकग्निशन तो आपके काम से है. तो ये तो रहा जस्टिफिकेशन. तो उन्होंने कहा तो मैंने रख दिया वैभव मोरे फिल्म्स, ऐसे करके मैंने नाम रख दिया. दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि हम अपना नाम क्यों न डालें किसी अपने, जब हम लोग हार्ट एंड सोल डाल रहे हैं उस चीज़ में, तो हमारा नाम क्यों हम नहीं डालें. जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, टॉमी हिलफिगर है, इज अ नेम, है ना. तेंदुलकर्स रेस्टोरेंट्स है, कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो खुद के नाम पे चलते हैं. फेरारी, you know, there are so many brands, a lot of perfume brands, lot of fashion brands, and Walt Disney Studios, वो भी तो उनके खुद के नाम पे है, उनका लोगो ही उनका सिग्नेचर है. So why not do that? So I just thought okay, too much of overthinking is also not good. तो फिर वो रख दिया, मजाक में रख दिया, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा. एंड देन यू गेट इंस्टेंटली रिकग्नाइज. नोबडी हैज़ टू गूगल यू कि भाई ये किसने किया है. वैभव मोरे फिल्म्स लिखा है तो वैभव मोरे नहीं किया होगा. बट स्टिल वी गेट misunderstood sometimes by Vaibhav studio does some work and then we take credit for it. So but his work is really amazing, so I don't mind taking credit for it. Anyway, all said aside, I thought it's a very simple, let's keep it simple, let's keep it nice, and then I'm proud of my name. So yeah, that's the only thing. वैभव मोरे फिल्म्स कौन सी ब्रांड्स के लिए काम कर चुका है, जैसे मतलब कौन सी मूवीज़, वेब सीरीज़ या फिर शॉर्ट फिल्म्स? सी देखो, इनिशियली वी स्टार्टेड नो, सो वी वर डूइंग लॉट ऑफ टेलीविजन प्रोमोज. जैसे कोई भी शोज़ है, जैसे MTV रोडीज़ के हमने प्रोमोज बनाए थे बहुत सारे. फिर निकलोडियन के कुछ शोज़ आते हैं, उनके हमने प्रोमोज बनाए. सो दोज आर ऑल 30-40 सेकेंड शॉर्ट फॉर्मेट्स. तो I have always enjoyed doing short format projects. तो शुरुआत हमने प्रोमोज से की थी. Then there was a time when Yashraj had come up with their own brand YRF, Y Films. So they were producing low budget films, not low budget, but they were launching new star. So they launched Shraddha Kapoor and they launched other good stars. So that time I started doing a lot of title animations for the films. I worked as a supervisor on one of the first CG films, VFX films, Ravan, which was produced by Eros and of course Shah Rukh Khan.
देयर वाज वन ऑफ द pioneering films in VFX. उसके पहले इतना बड़ा स्केल का काम किसी किया नहीं था. I don't know about the box office success and all, but it was a tremendous experience for me to work as a supervisor, and I was only supervising the gaming section in it. So वो हमने films में वो किया. फिर I have also worked on few South films. So there was a film called Nanban, which was a remake of Three Idiots. तो वो भी काफ़ी हिट हुआ वहाँ पे. तो उसका हमने टाइटल एनिमेशन किया था. And then there are a couple of films like I and Robo. उसमें हमने we had worked on the pre-production part. So not much, but we are there in the credit list. So films, somehow after doing couple of films, then there are films like Bank Chor, which was again done for Y Films. It was completely VFX. The VFX was done by us. But after doing couple of films, I realized that this long format is not very satisfactory for me. So then I switched back to full-time advertising. Advertising is one section where you have a lot of branches. So you can make viral films. So we are making a lot of viral films. After doing couple of films, मैंने ये realize किया कि ये जो long format है ये मेरे लिए उतना satisfactory नहीं है. So we started fully focusing on advertising. And advertising एक ऐसा section है जहाँ पे there is a lot of variety. You can do viral films, you can do lot of shorties, you can do promotional videos, and you can do traditional TVC advertising. तो जिसमें हमको थोड़ा सा पिछले 4-5 साल से हम लोग ने काफ़ी VFX for advertising I started exploring in that, and there is a lot of work for VFX in advertising. So we recently are completely focused on catering our services to the advertising industry, और जिसमें हम लोग character animation से लेके VFX start to end complete production हम लोग we are delivering as a production. recent ad films के नाम बता सकते हैं? Recently हमने वैसे तो काफ़ी सारे ad films है, but रणबीर कपूर के एशियन पेंट्स के ads का हमने पूरा VFX हमने किया है in collaboration with RDP, Ramesh Dev Productions, and also in collaboration with Corcoise Films, which is owned by प्रसून पांडे जी, and Eraldite की एक ad है जो which is a brand of Pidilite that we have done under Corcoise Films, which is directed by Prasun Pandey. So I have recently we have worked on couple of other films which are Thumbs Up and Limca, and I think we had done some product windows for Pepsi. So there are a lot of products, Yummies. So there are a lot of brands that we have worked for. I cannot disclose everything, for the. I can't disclose actually, but yes, there are a lot of brands. If you go to our website, आपको काफ़ी सारा काम दिखेगा. तो हम लोग का एक प्लस पॉइंट एडवर्टाइजिंग में ये है कि इट्स लाइक अ क्विक अफेयर. तो आप एक 4 हफ्ता 5 हफ्ता आप एक प्रोजेक्ट पे कम्प्लीटली फोकस्ड हो, एंड यू नो द टाइमलाइन, एंड यू नो द एग्जैक्ट बजट, you know what is the output required. So it is a good thrill ride for a studio like mine. Or since you are working in a limited manpower, you kind of creatively explore yourself a lot. So हमारे स्टूडियो में ऐसा कोई एक है नहीं कि बस मैं सिर्फ यही करूँगा. We all are exploring things. Sometimes we are exploring simulation. Sometimes we are doing completely character-based animation. Sometimes we are just doing pack shots, product windows. So it's a good, up and down ride for us. It's like a roller coaster on every project, but it's good fun. You are in and out of projects in 3 to 4 weeks, and you get to explore a lot of styles and you get to work with a lot of directors, and of course with a lot of celebrities you get to work with. So हमने अमिताभ बच्चन जी से लेके सलमान खान सर और जो नए हैं सब कार्तिक आर्यन और सारा खान, सबके साथ हमने किया है काम एज अ VFX सुपरवाइजर. So we are enjoying, yeah, and in future also we'll look forward to do a lot of things. सर वैभव मौर्य फिल्म्स में कितने एम्प्लॉइज़ हैं और क्या
ओपनिंग रखते हैं, मतलब अगर किसी को एंटर करना हो, किसी को आपके लिए काम करना है, तो क्या प्रोसीजर है? सी वैभव मोरे फिल्म्स एक छोटा सा इट्स एक बुटीक स्टूडियो जहाँ पे हम लोग काफ़ी सिलेक्टिव काम करते हैं. तो हमारा टीम भी काफ़ी सिलेक्टिव है, बट वी वर्क विद बंच ऑफ फ्रीलांसर्स एंड एवरी जॉब रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट. तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई VFX हैवी फिल्म कर रहे हैं तो हम लोग फ्रीलांस VFX आर्टिस्ट्स को हम लोग हायर करते हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद न्यू टैलेंट ऑल द टाइम. Then there is an entire different team that does rotoscopy cleanup jobs for us. Those are also hired as per requirement. And recently, like we have a separate room where we want to hire interns to come and experience the studio environment. And see, the studio is fun to work, but at the same time, ये है कि it's a professional environment. So आप को वहाँ पे बैठ के आपको काम करना है, आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करना है पूरी तरीके से. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एटलीस्ट हायर 3 interns who can work with us and dedicate their time and their skills, and in future we would love to hire them. So and in this year we want to actually hire a couple of interns, freshers. If they help us on production, we would love to start them on payroll as soon as possible. And our studio is little bit, I want to tell you about our studio. We are a studio who works in open source softwares. So we do all our VFX and all in Blender. And lot of students, मैं students को ये बताना चाहूँगा कि कोई student बोलता है मुझे सिर्फ माया आता है, मुझे 3ds Max आता नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक 3D सॉफ्टवेयर आप एक सीख जाओगे तो दूसरा भी सीख सकते हो. तो इट इज़ जस्ट अ टाइम ऑफ लाइक मैटर ऑफ से 2 weeks और 3 weeks टू शिफ्ट फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू दी अदर. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग है ना अपने आप के क्रिएटिव लिमिटेशंस को सॉफ्टवेयर में मत गिनो. डोंट बिकम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट क्रिएटिव पर्सन. सो सॉफ्टवेयर तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी. सो हमारे स्टूडियो में हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में काम करते हैं. सो देर इज़ वी ट्राई टू अवॉइड ऑल द पायरेसी. सो ओपन सोर्स है तो फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत ईजी टू लर्न है, एंड इट इज़ अ इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू इंटर्न्स, एंड वी हैव in our studio we have 4-5 bunch of generalists who work with us. So that's about it. It is a good news for students. Yeah, you all are welcome to come and visit our small little studio, which is I think is this much only, maybe a little bit more. Yeah, but I think the space doesn't matter. The work that comes out of that space is important. Yes, sir. तो हमारा स्टूडियो जो है खारघर नवी मुंबई में है, which is say 30 kilometers from Bandra, which is the coolest place in Mumbai, so called. So lot of people think that I stay there, or seminars में मुझे पूछते हैं, but I always tell them कि see you don't need to stay in a cool place to do cool work. You can work from anywhere, you can produce cool work from anywhere. So yeah, that's about it. So it doesn't matter where you come from, what matters is where you want to go. सर वैभव मोरे फिल्म्स का क्या प्लान है, मतलब आगे क्या आपने सोचा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको क्रिएटिवली हमको थोड़ा एक्सप्लोर करना है हमारे स्टूडियो को, व्हाट एल्स वी कैन डू. सो लास्ट ईयर वी ट्राइड टू डू सम लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स, एंड सिंस ऑल यू गाइज नो, ड्यू टू पैंडेमिक एंड लॉट ऑफ अदर रीजंस, वी वर ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सप्लोर the outdoors. But future plan ये है कि हमको कुछ projects हमको live action direct करने हैं. Of course we will continue doing our advertising and VFX journey. We will continue with that journey, and we're looking forward for bigger, better people, bigger team. And there is one long-term dream, which is to develop an IP for the studio. तो हम अपना खुद का एक series बनाना चाहते हैं, जो there are couple of ideas that are parked with us, but जब as and when provided opportunity हम लोग उसको explore करना चालू करेंगे. So that is one of the big dreams, and the other part
which is not directly connected to our studio, but it is about sharing our experience with the younger generation in any form of academy or incubation with other studios or other academies like yours, where we can collaborate with an education system and try and provide our experience to the coming generation. तो वो एक मेरा पर्सनल गोल है जहाँ पे आई वांट टू शेयर माय नॉलेज, वट एवर वी हैव, वी वांट टू शेयर इट विद द coming generation. बहुत ही अच्छा है सर. Yeah, so that is something that is it's a long term dream. So I want to pursue that as I grow older, much older. सर अभी इस पॉइंट पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काफ़ी बूम पे है. लोग रील्स स्क्रॉल करना काफ़ी पसंद करते हैं. ऑफ कोर्स मतलब ऑफिस से घर आए हैं, कुछ देखना है, ऑफ कोर्स वो मूवी नहीं देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं. राइट. तो आपको क्या लगता है कि एनिमेशन और ये सब क्या इम्पैक्ट ला सकता है? और मेरे हिसाब से विथ एवरी जनरेशन the process of thinking changes. Every generation has got a different perspective about their present situation. तो अगर हम पुराने ज़माने की कोई फिल्में देखें तो हम अभी किसी के पास उतना पेशेंस नहीं है कि 3 घंटा बैठ के एक फिल्म देखी जाए, भले ही वो कितने भी अच्छी फिल्म हो. राइट. एट टुडेज जनरेशन इज ओवर एक्सपोज टू इंफॉर्मेशन. Lot of information on mobile screens and computers. YouTube is there and so many other platforms where everybody is consuming information. And so a general attitude or a general behavior हो गया है कि you want to scroll through information as much as possible, right? Yeah. So it is a human psychology that if you get more information you will consume that. तो पहले थोड़ा लिमिट अमाउंट में इंफॉर्मेशन आता था, टीवीज़ पे, सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स. अभी सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है. सो आई थिंक दिस इज़ अ कल्चर, वी हैव टू एम्ब्रेस दैट कल्चर. यू कांट क्रिटिसाइज दैट कल्चर. एट द सेम टाइम, along with lot of information comes lot of branding, lot of exposure to the younger generation, where you can become like today's generation is all content creation generation. Because everybody's got stories to tell. Yeah. And what better platform than short formats, shorties, Instagram Reels, Instagram, YouTube Shorts, Instagram Reels. As long as you have something sensible to tell or show, it is a good medium. If you use that medium properly, you will be much appreciated. But there is a lot of content that is useless. So all I would like to say is for younger generation is, if they focus on creating quality short content, they will have more longevity. आपका कंटेंट को लंबे समय तक अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आपके हर एक कंटेंट में क्वालिटी डालो. इट कैन बी द स्टोरी, इट कैन बी द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोरी. एंड आई ऑलवेज से फिल्म मेकिंग और एनिमेशन, this art form is a collective art form. You require 3-4 people to create that. So as long as you work with a good environment, with a good team, and you push each other to increase the value of your content, these formats are amazing. Because every 10 days or 5 days you can create new content, right? So you can do your mistakes very fast and learn from it. So what better platform if you can make more mistakes? The more mistakes you make, the more faster you learn. So I look at this format as a mistake making format where you can easily correct your mistakes in the next shorty, and you can build a quality on top of it. So there are a lot of good content creators, I guess. So so it is going to boom because this is one big medium of promotion and sponsorships, and a lot of things are involved in that. So yes. एनिमेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं? और मतलब देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ तो स्टोरी है, हाँ, and for the reason that you're doing it. So you can use any skill set that you have
in your capabilities, in your surrounding, whatever is possible. If you have a camera, you can shoot a content. If you don't have a camera, go to the computer and create some animations. You know, don't restrict yourself to a medium. Stories can be told in different mediums. Yes. So animation is a format where you can go wild with your imagination. See, the camera will only capture what you show, Yeah. what it sees through the lens. You cannot fake that. You can fake it up to a level. Animation is, you can explore inside out. So you have to master that medium. And there is humongous scope. Now there is no 2D animation or a 3D animation. There is virtual animation. There is so many things. You can wear all those glasses and draw in the space. Yeah. So these are all new mediums and new techniques. But as long as you have a story to tell, any medium will work. And animation for me is one of the best mediums because it's always eye-catching. Yeah. Yeah, so that's about it. I think it's a good medium. Everybody should explore it. Yeah, even kids like that. Yeah. I have a younger one at my place and he loves animation. So animation is ageless. Yes. If I shoot something, you can make it out that this has been shot 20 years before. But if you create an animation, people love watching Tom and Jerry. Yeah. Even if it's created in my grandfather's time, but you still love watching it, right? जी. So that is the plus point of animation. It's ageless. हाँ. Yeah. सर अगर किसी को अपना खुद का स्टूडियो ओपन करना है तो आप उसको क्या टिप्स देंगे? स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? कहाँ से शुरू होगा? पहले तो ना आपको खुद का स्टूडियो ओपन करने के लिए पहले तो आपको एक रीज़न चाहिए. वाई आई वॉन्ट टू ओपन अ स्टूडियो. जब आपको वाई का जवाब मिल जाएगा उसके बाद आपको बाकी जवाब अपने आप मिल जाएंगे. हाउ टू ओपन इट, व्हाट टू डू. वाई आई ओपन माई स्टूडियो, आई कैन टेल यू दैट. आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ब्रांड्स, मुझे ऐसा लगा कि it was around about 10 to 12 years of experience of working with various brands. मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अभी इनफ स्किल सेट और मैच्योरिटी है कि मैं इंडिपेंडेंटली सबको सर्विस प्रोवाइड कर सकूं. और मेरा पर्पज़ ये था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड वर्किंग फॉर ओनली वन ब्रांड. सो इनिशियली आई वॉज वर्किंग ओनली फॉर MTV, then I was working only for Tata, and then I was working only for Reliance. So I was not happy being typecast in one format of work. तो मुझे वो रीज़न मिला था why I should open, so that I can work on variety of projects and I can improve my creativity. So that was my reason. अभी किसी को अगर स्टूडियो ओपन करना है तो पहला चीज़ आपको वो रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि हम क्यों ये करना चाहते हैं. दूसरा आपको ये सोचना है कि हमारे पास इनफ स्किल सेट है या नहीं है, वो हमको खुद को डिफाइन करना है कि हाउ मच स्किल सेट डू आई हैव टू ओपन माई स्टूडियो. एंड सेकेंडली, यू हैव टू फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, you have to find your clients. So opening a studio is not only one it's not one task. Once you open it, maintaining that studio and growing that studio the way you want it to grow, वो सबसे मुश्किल टास्क वो है. अगर हम लोग सिर्फ एक स्टूडियो ओपन करना है, बिकॉज आई हैव इन माई 22 years of experience, I have seen many studios open and they do good for a couple of years and then they shut down. और ये मैंने काफ़ी अच्छे स्टूडियोज के साथ देखा हुआ है. The reason is the consistency that they are not able to maintain, or they are not able to find the right kind of work that the studio can provide to other clients. तो अगर आपको ओपन करना है स्टूडियो तो आपको काफ़ी उसका होमवर्क, रिसर्च, सर्वे बहुत करना पड़ेगा. उसके बाद आपको आपके स्किल सेट को अकॉर्डिंगली डेवलप करके फिर आपको आपका स्टूडियो फॉर्म करना है, विच आई थिंक विल ओनली कम आफ्टर वर्किंग फॉर कपल ऑफ कंपनीज एंड और वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. उसके बाद ही आप ये डिसीजन लेना चाहिए. और मुश्किल टास्क वही है कि एक बार ओपन किया तो फिर आपको उसको मेंटेन करना है.
So it is, opening is much more easier. Maintaining a studio and growing it slowly is a ongoing effort, ongoing continuous hard work that you have to put in every day. But if you love it, you will enjoy the journey. That's about it. सर आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, शायद काउंटिंग आपके पास हो या ना हो, पर आपका फेवरेट कौन सा रहा, या आपका कौन सा प्रोजेक्ट पे आपको मिला हो, मतलब तो कौन सा आपको लगता है कि हाँ ये मैंने बहुत ही अच्छा किया था, सेटिस्फाइड था मैं, और यस आई डिड इट वाला फील? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपने ज़्यादा एंजॉय किया, कौन सा नहीं किया, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग इक्वल एफर्ट, वी ट्राई टू पुट आवर मैक्सिमम एफर्ट, मी एंड माई टीम. जब हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट भी करते हैं तो ये सोच के ही करते हैं कि इसको यार जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा विद इन आवर कैपेबिलिटीज़ वी ट्राई टू डू. Awards, winning awards is a good experience. It always feels good when somebody appreciates your hard work. But हम लोग कभी भी, मतलब मेरा ये मानना है कि हम कोई भी काम अवार्ड जीतने के इंटेंशन से नहीं करते, या करना भी नहीं चाहिए. You should only do it to enjoy that process of achieving that result. Or this year also we won 5 Promax Global Excellence Award for a small paper animation that we did for Nickelodeon channel. And so I'm glad that it was recognized internationally. And but the celebration was only for a couple of minutes, and we posted that on the internet. But I think my team and I also feel that, oh, we could have done a little bit better, you know. So this feeling of not getting satisfied completely is something that keeps you going on. So awards to अच्छे हैं, it feels you feel recognized, but more than that, it is, I'm always more thankful that I'm still getting jobs to do, so, and still getting paid for it. So what better award than, you know, getting to do what you like to do and people still pay you to do mistakes. Yeah. So I feel that every project is a good mistake that we do. And see, if you define art, no, there's one of the definitions of art is the creation of, it's a perfect imperfection. That is what is art. So if you can create a perfect imperfection, you are an artist. So if I'm getting paid to explore myself and, you know, do more mistakes, that itself is a big award for us. And we've won many awards. Mostly we have won a lot of Promax awards, which are like Oscars of TV promos and channels and all this. But I always look forward to you know, experiment with different styles, and that itself is a big award for us here. The freedom that we get to work with our clients and explore our own style and explore our own imagination, that itself is rewarding for me. And then again, sharing it with the upcoming generation. जब हम किसी स्टूडेंट्स को या सेमिनार्स में दिखाते हैं काम, और जब वहाँ से जो अपलोड मिलता है, बहुत ही सो कॉल्ड क्लीशे रिप्लाई है मेरा, बट जब एक्चुअली तालियां पड़ती है या कोई पुराने काम पे कोई रिएक्ट करता है ऑडियंस में, तो वो बहुत ही रिवॉर्डिंग फीलिंग आता है. हालांकि उसका पेमेंट आ गया, ख़त्म हो गया, बट दैट वर्क इज स्टिल देयर विद अस. और एक छोटा सा चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि मैं हमेशा सेमिनार्स में बोलता हूँ कि डोंट फॉल इन लव विथ योर वर्क. दिस इज़ वेरी tricky thing I'm telling you, that the statement might be confusing, but don't fall in love with your work. Fall in love with the process of the work. Okay, if I want to decorate this room, I would love the process of getting in the props and setting up everything and then looking at it, okay, looks nice, I need to put something else. But once it's done, you go out and start designing something else, you know. So the output is for the clients, the process is my own. Nobody takes that away from me. Yeah. So I always live for that experience, and that is why you fall in love with your process. Don't fall in love with the output, because output is always good or bad,
process is always amazing. That's about it. सर एक सबके लाइफ में एक फेज आता है जब आपको लगता है कि बहुत हो गया, अब बस बहुत हार्ड हो रहा है, निकल नहीं रहा है, टाइम ही नहीं निकल रहा है, बुरा समय कब खत्म होगा, ऐसा फील होता है। तो आपके लाइफ का वो फेज कब था? फेज था या है पता नहीं आते जाते रहता है फेज, बट सी इन द इनिशियल ईयर्स नो, आप जब शुरुआत में काम चालू करते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं हर एक प्रोजेक्ट पे, एंड लाइक आई सेड कि व्हेन यू आर रियली लविंग टू डू व्हाट यू डू एंड समबडी इज क्रिटिसाइजिंग योर वर्क और योर प्रोजेक्ट इज गेटिंग रिजेक्टेड, दोज मोमेंट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको लगता है हमने पूरा एफर्ट डाला है उसमें और हमारा कोई मिस्टेक नहीं है, और फिर भी प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया या प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया. सो इनिशियली आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड. I would sit in a room and I would just keep thinking, I would start thinking about all negative things कि मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने ठीक से अप्रोच नहीं किया प्रोजेक्ट को, something. So I would start blaming myself a lot. These were the initial years. Whenever a project would get missed or rejected, I would feel that rejection for a couple of days. But as you grow, as you mature into a mature person and you want to, so you set yourself aside. That is where I learned not to really fall in love with your work, is because it might get you into a depression. Yeah, true. Because you're getting rejected, and rejection is a part of the job. It's part of the life. You cannot get accepted or appreciated every time. बड़े से बड़े फिल्म स्टार हों, सबके फिल्म्स फ्लॉप हुए हैं. बड़े से बड़े स्पोर्ट्स स्टार हों, कभी ना कभी तो ज़ीरो पे आउट हुए हैं, कभी कभी टीम में नहीं है. सो दैट इज़ द एग्जैक्ट फीलिंग दैट यू गेट व्हेन योर प्रोजेक्ट्स गेट रिजेक्टेड. एंड एज अ एनिमेटर यू आर पुटिंग सो मेनी आवर्स ऑफ वर्क इनटू सम जॉब and you get rejected. It feels very, very bad. But then slowly you start understanding that this is an industry and this is where you need to learn from this, rather than going into a depressing environment. You have to stay positive. You have to look at things very positively. If one project is gone, there would be 10 other coming your way. So the positive attitude that you have to maintain that throughout the project. And there would be rejections. Life is not all rainbows and sunshine. There will be dark nights. There will be a lot of downfalls. But what is the fun if you go riding your life straight into the sunset? It has to be a little bit of roller coaster, right? थोड़ा goosebumps आना ज़रूरी है. So you should take depression like a roller coaster. नीचे जा रहे हैं तो ऊपर तो उतना ही fast आएंगे. तो it's like that. So I think this is a learning of life, and I enjoy it. Sometimes not, sometimes mostly yes. So that's the fun. That's the fun of being a creative person. That you can look at things in a different perspective and still enjoy it. Great. Okay, sir. Last question. आपका सुकून मोमेंट क्या है सर? The happy moment of the day. पूरा दिन का हेक्टिक सारा सब काम किया, सारा टेंशन लिया, सब कुछ किया. एक मोमेंट होता है दिन का कि यू फील सो स्पेशल कि हाँ चलो अभी सब हो गया है, डन फॉर द डे. हाँ, तो ये एक्चुअली वो हमारे स्टूडियो में एक 65 इंच मॉनिटर है. वो तो एट द एंड ऑफ डे व्हेनेवर वी आर डूइंग सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, तो जो भी हमने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है, सो वी प्ले इट इन अ लूप ऑन दैट बिग 65 इंच screen, where you get to see all the details or mistakes or anything good like colors or whatever, animation. So that particular moment of watching that small 5 second or 2 second or 10 second that we have done in last 2-3 days, and we are watching it in a loop, looking out for mistakes or something that we can improve, that particular moment is good for me. I mean, I feel good कि चलो यार ये बहुत कभी कभी बहुत बढ़िया आउटपुट निकलता है, एंड देन आई फील कि यार दिस इज गोइंग टू बी इन माई शो रील फॉर एवर, फॉर इन्फिनिटी. नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी. सो दैट मोमेंट समटाइम्स इज वेरी एक्साइटिंग. सो आई रिमेंबर me and Praveen, we had done first
Fido character animation. So this is the first time I had animated something for a character called Fido. A lot of people don't know, but Fido Dido is one of the most famous characters for 7-Up. And I got an opportunity to work on the character after so many years. तो पहली बार जब मैंने स्क्रीन पे देखा था, बड़े स्क्रीन पे, तो मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था, बिकॉज आई यूज्ड टू ड्रॉ दैट कैरेक्टर इन माई स्कूल डेज. बुक के पीछे हम ड्रॉ करते थे उस कैरेक्टर को, तो उसको एक दिन प्रोफेशनली एनिमेट कर रहे हैं और उसको लूप में देख रहे हैं हम लोग, एंड उसको हम लोग करेक्शंस दे रहे हैं उसमें. तो दैट मोमेंट एवरी डे, लुकिंग एट दैट 65 इंच मॉनिटर बिफोर गोइंग टू द होम and reviewing our own work like a critic, that is very satisfying. So I think everybody has this moment when you work hard throughout the day and you have a little bit time to take your you sit and relax and look back what you have done. That moment is, of course, is special for everybody. So that's about it. Yeah. It was a great time, sir. बहुत कुछ सीखने मिला है आज, और उम्मीद करती हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा. Thank you, sir, for coming. Okay. First of all, thank you all for inviting me here, and it was great pleasure for me to come here and share my whatever so-called experience of life. And I hope this experience helps everybody Yes, sir. in the coming future. And I would love to see all the youngsters reacting to this, and I hope you got to learn something from this, and I would love to see you guys as my colleagues in future. So wish you all the best, and thank you, Shrijan, for inviting me here, and thank you for being a lovely host. Thank you, sir.